हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कापा। कापा मींस करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों का लैबोरेटरी में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में जितना सारा हेल्थ सेक्टर होता है, हम लोग को एक कापा को कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो कापा क्या है ना, कापा एक क्वालिटी इंडिकेटर होता है हम लोगों का, जो इंस्टीट्यूशन का, लैबोरेटरी का, जो हॉस्पिटल्स का जो क्वालिटी इंडिकेटर होता है उनमें से एक हो गया आपका कापा। तो कापा ठीक से सही तरीका से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो हम लोगों का क्वालिटी बढ़ेगा, हम लोगों का इंप्रूवमेंट होगा, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होगा, हम लोगों का लैब का रिपोर्ट सही आएगा और हम लोगों का जितना सारा प्रोडक्टिविटी ठीक से होगा और सही तरीका से होगा। तो यहाँ पे बात उठता है कि कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कब लेते हैं? जब एक इंसिडेंट हो जाता है, जब एक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी कुछ अनयूजुअल ओकरेंस हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि ब्लड स्पिल हो गया तो ब्लड स्पिल मैनेजमेंट करते हैं, मरकुरी गिर गया तो मरकुरी स्पिल मैनेजमेंट करते हैं, नीडल प्रिक हो गया तो नीडल प्रिक का मैनेजमेंट करते हैं। तो वो तो हो गया जनरल प्रोसेस। उसके बाद और भी कुछ काम होता है, जैसे कि वो होने के बाद हम लोग तो मैनेजमेंट कर दिए, मैनेजमेंट करने के बाद दोबारा जैसे ऐसे नहीं होगा, रिपीटेडली जैसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा हॉस्पिटल में, ऐसे नहीं होगा क्लिनिक में, तो हम क्या करेंगे, उसको कहते हैं कापा। तो कापा का मतलब हो गया फर्दर जैसे उस टाइप का प्रॉब्लम और कभी नहीं होगा, उस टाइप का परेशानी में हम लोग कभी नहीं पड़ेंगे, उसके लिए जो प्रिकॉशन हमको लेना पड़ता है उसको कहते हैं कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। हम क्या करेंगे, पहले तो करेक्शन कर देंगे। मैंने बहुत सारा प्रोसेस बताया हूँ कैसे करेक्शन किया जाता है, ब्लड स्पिलेज को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, मर्क्यूरी स्पिलेज को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, नीडल प्रिक होने से कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। उस टाइप का कुछ भी इंसिडेंट आपके मन में आया, कुछ भी इंसिडेंट को आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आईएसओ स्टैंडर्ड का होता है, आईएसओ 15189 का जो स्टैंडर्ड, हम उसको फॉलो करके ही वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए आप लोग उसके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के डालूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो कापा हो गया करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जब एक एक्शन हो गया, जब एक इंसिडेंट हो गया तो आप उसके बारे में आप तो प्रिकॉशन लेंगे। उसके बाद जो करेक्टिव एक्शन होता है वो करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए एक ब्लड स्पिलेज हो गया, ब्लड स्पिलेज हो गया, हाथ से ब्लड गिर गया, हाथ से ब्लड गिर गया, हाथ से ब्लड गिर गया, ये तो हो गया आपका इंसिडेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। तो उसको आप मैनेजमेंट करेंगे कैसे, ब्लड स्पिलेज मैनेजमेंट जैसे किया जाता है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन का हिसाब से आप ब्लड स्पिल मैनेजमेंट करेंगे, उसको साफ करेंगे। लेकिन ये करने के बाद दोबारा जैसे नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे ना, क्यों गिर गया उसको रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। वो ब्लड स्पिल जो हो गया, हाथ से जो गिर गया, वो क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, किसके साथ धोखा लग गया गिर गया, और कहाँ घूम रहे थे, कहाँ पे हाथ लग गया और बॉडी का कुछ पार्ट लग गया तो गिर गया, उसके बारे में हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। वो क्यों हुआ, वो जो रूट होता है वो रूट को हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है, उसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। वो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है इसीलिए गिर गया। पकड़ लीजिए एक मशीन वहां पे और दूसरा मशीन यहाँ पे है, तो हम जब घूम रहे थे मेरा हाथ लग गया वो मशीन में, इसीलिए वो गिर गया। रूट क्या है ना, वो मशीन प्रॉब्लम हो गया है मशीन से। तो वो मशीन को हम क्या करेंगे, कैसे सेफ जगह में रखेंगे, दोबारा जैसे घूमने से वो मशीन बॉडी में टच नहीं होगा, उसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। इसीलिए वो प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो मशीन को ठीक सही जगह में रखना पड़ता है। तो हम लोगों का एक लेआउट भी होता है। लेआउट क्या होता है ना, कौन सा मशीन किधर रहना चाहिए, कौन सा टेस्ट किधर होना चाहिए, उसके बारे में भी एक लेआउट होता है। लैबोरेटरी में, हॉस्पिटल्स में कौन सा काम किधर होना चाहिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है, आईएसओ 15189 में वो सब बताया गया है। उसके बारे में भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, वो हम लोगों का स्टैंडर्ड गाइडलाइन का हिसाब से हम लोग रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों का कंफर्टेबिलिटी, हम लोग जैसे कंफर्टेबल काम करेंगे रूम में, जैसे घूमेंगे फिरेंगे और उस रूम में जैसे इधर उधर होंगे काम करने के लिए, उस टाइम जैसे हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर वॉशिंग होगा, इधर ये होगा तो हम लोगों का क्रॉस जैसे क्रॉस सेक्शन नहीं होगा,
मतलब एक काम के लिए इधर जाएंगे, दूसरा काम के लिए इधर जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। एक तरफ से काम कर करके एक राउंड करना पड़ता है, वो हो गया कंफर्टेबिलिटी। तो लाभ में ये सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्लड गिर गया, वो रूट कॉज क्या था ना, मशीन था। मशीन का चक्कर से एक नया मशीन आया, यहाँ पे हम डाल दिए थे, वो मशीन का चक्कर से मेरा ब्लड गिर गया था, इसीलिए वो मशीन को कहीं पे सही जगह में रखना है, वो हो गया प्रिकॉशन। आपको ये चीज करना है। और क्या करना है, सब स्टाफ को, आप लोगों का जितना स्टाफ है हॉस्पिटल में और क्लिनिक में, आप लोगों का सेटअप में जितना स्टाफ है, वो सब स्टाफ को सबको क्या करना पड़ेगा ना, सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जैसे सेकेंड टाइम और दोबारा उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या आप लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप लोग जब घूम रहे हैं ऐसे ऐसे लग सकता है, आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, देख के घूमना पड़ेगा, और ये मशीन को यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे रखो। ये सब जो जितना सारा ट्रेनिंग होता है, ये सब ट्रेनिंग देना पड़ता है। और क्या ट्रेनिंग देना पड़ता है ना, जो ब्लड स्पिल हो गया, ब्लड स्पिल का ट्रेनिंग देना पड़ता है। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट का, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो उसका ट्रेनिंग देना पड़ता है। और क्या ट्रेनिंग देना पड़ता है ना, BMW का ट्रेनिंग देना पड़ता है। ब्लड स्पिल होने के बाद वो सब जो गिर गया उसको कहाँ पे डालेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। आप तो सारा चीज मैनेजमेंट कर लिए, करेक्शन कर लिए, उसके साथ प्रिकॉशन भी ले लिए, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है ना, आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, इंसिडेंट रजिस्टर। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, वह रजिस्टर का लिंक भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, और वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। जो इंसिडेंट रजिस्टर में और ऑकुरेंस रजिस्टर में डिफरेंट कॉलम होता है। कॉलम क्या क्या होता है, जनरली क्या कॉलम होता है ना, इंसिडेंट कब हुआ, कितना बजे हुआ, ये सब चीज लिखना पड़ता है, और किस टाइप का इंसिडेंट हुआ, और इमीडिएट एक्शन क्या लिए थे। एक इंसिडेंट होने के बाद आप इमीडिएट एक्शन क्या लिए थे, उसके बाद फर्दर एक्शन क्या लिए, अथॉरिटी को कैसे कम्युनिकेशन किए, और आप लोगों का ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, कापा मैनेजमेंट की, कापा मेंटेन किए कि नहीं, उसके बारे में एक रजिस्टर में लिख लेना चाहिए। और बाद में लास्ट कॉलम क्या होता है ना, काउंटर साइन होता है अथॉरिटी का। आप जितना भी काम किए, आप अथॉरिटी का काउंटर साइन नहीं कराएंगे तो वो काम का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमेशा जो भी काम आप करेंगे, जितना सारा करेंगे, फाइनली अथॉरिटी को दिखाएंगे, अथॉरिटी वहां पे काउंटर साइन करेंगे, तो आपका ये काम का वैल्यू रहेगा और वैल्यूएबल होगा वो काम। इसीलिए आपको हमेशा एक सही तरीका से काम करना है, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करना है। आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरा कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक